अगले वक्ता के रूप में हैदराबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और हिंदी के प्रसिद्ध लेखक आलोचक प्रोफेसर रवि रंजन जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और अपनी बात रखें। प्रोफेसर रवि रंजन सर। कार्यक्रम के संयोजक और हमारे मित्र देवेंद्र जी और आयोजन समिति के तमाम सदस्यगण, बंधुवर सर राजू जी, जयचंद्रन जी और मित्रों, लगभग 30-35 साल से मैनेजर पांडे जी से हमारा साहचर्य रहा। विद्यार्थी जीवन में उनकी किताबें पढ़ी, उसके बाद जब अध्यापक हुए तो मिलने जुलने का अवसर मिला और बहुत सारे व्यक्तिगत प्रसंग और बहुत सारे संस्मरण वो हमारे अपने विश्वविद्यालय में जो अकादमिक परिषद है, जो बोर्ड ऑफ स्टडीज जिसको कहते हैं, उसके सदस्य भी रहे। लगातार हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में उनका आना जाना रहा। तो वो बहुत सारी व्यक्तिगत चीज़ें हैं, तो उनकी चर्चा मैं अभी स्थगित करता हूँ। ये जरूर है कि हिंदी के जिन बड़े आलोचकों को पढ़ते हुए हम लोग बड़े हुए हैं, जो पांडे जी 80 के होने जा रहे हैं और मैं भी लगभग 60 का हो गया, तो जिनको पढ़ते हुए हम लोग बड़े हुए हैं, उनमें जिनसे बहुत गंभीरता से मेरा अपना जुड़ाव रहा, वो प्रोफेसर मैनेजर पांडे। और वामिक जौनपुरी का एक शेर है जो मैं उद्धृत करना चाहता हूं, उसे जिद की वामिक शिकव अगर किसी राज से न हो बा खबर, मुझे नाज है कि ये दीद अवर मेरी उम्र भर की तलाश है। तो मुझको भी इस बात का घमंड तो नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं न कहीं एक स्वाभिमान है कि पांडे जी के पास बैठकर बहुत सारी चीजें सोचने, समझने, सीखने का अवसर मिला। विजयदेव नारायण शाही ने अपने एक निबंध में लिखा कि आलोचना साहित्य का दर्शन शास्त्र है, और इस नजरिए से यदि आप विचारें, थोड़ा और पीछे जाएं, मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी, देवेंद्र जी ने उसकी सूचना दी मित्रों को। जैसे ग्रामसी कहते थे कि दुनिया का हर आदमी बुद्धिजीवी होता है, पांडे जी खुद किसान का उदाहरण दिया करते थे। जो किसान हल चलाता है, वो काम अगर किसी प्रोफेसर को दे दिया जाए तो वो खेत की जगह बैल के पैर को घायल कर देगा। उसमें भी बुद्धि का इस्तेमाल होता है। उसी तरह शोपेनहावर ने कहा कि संसार का हर व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक होता है। तो अगर आलोचना साहित्य का दर्शन शास्त्र है, तो हमारे जितने बड़े आलोचक हैं, कहीं न कहीं वे दार्शनिक जरूर हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और मैनेजर पांडे पर यह बात ज्यादा लागू होती है क्योंकि आप देखेंगे दार्शनिकों में सूत्रबद्ध भाषा का प्रयोग करने की आदत होती है, एक सूत्रात्मकता। मैं फार्मूलाबद्ध लेखन की बात नहीं कर रहा हूं। खुद पांडे जी अपने व्याख्यानों में और लेखन में भी बार बार खुले दिमाग की बात करते हैं और मजाक से कहते हैं कि खुले दिमाग का मतलब खाली दिमाग नहीं है। लेकिन एक सूत्रात्मकता, एक सूत्रबद्ध भाषा, जैसे कविता के बारे में अभी हाल में उन्होंने कहा कि ये हमारे समय का
दिशा सूचक यंत्र है या हमारे समय का कंपास हुआ करती है। ये सूत्रात्मकता है। साहित्य और समाज के संबंध को बताते हुए प्रोफेसर मैनेजर पांडे कहते हैं ये कितना बहुस्तरीय होता है, इसको समझने की जरूरत है। और उसमें वो फिर सूत्र देते हैं कि शब्द का अर्थ से, अर्थ का अनुभव से, अनुभव का संवेदना से, संवेदना का वैचारिकता से, वैचारिकता का यथार्थ से और यथार्थ का इतिहास से। ये इतना मल्टी लेयर्ड, ये बहुस्तरीय संबंध साहित्य और समाज का है, इसको आप उद्घाटित करते हैं। उनके लेखन में जो खास चीज मुझको नजर आती है, ज्यादातर जो प्रगतिशील, जनवादी, क्रांतिकारी कहे जाने वाले आलोचक हैं, रचनाकार हैं, वहां एक शुष्कता आपको दिखाई देगी। निराला ने गद्य को जीवन संग्राम की भाषा कह दिया और मुंशी प्रेमचंद बहुत ही तंज करते हुए कहते हैं कि ये जीवन संग्राम का सबसे बुरा असर ये हुआ है कि हमारा साहित्य मरसिया हुआ जाता है। तो ये जो मरसियाकरण साहित्य में है, इसका एक विचित्र नमूना हमारे जमाने में लिखी जाने वाली बहुत सारी आलोचना हमको दिखाई पड़ती कि वो आलोचना पठनीय ही नहीं है। तो इतना मैकेनिकल है, इतनी यांत्रिक भाषा का इस्तेमाल है कि जार्गन है, उसमें क्लीशे बहुत ज्यादा है कि जो सामान्य पाठक है उसमें आलोचना पढ़कर मूल रचना की ओर जाने की एक उत्सुकता पैदा होनी चाहिए। मैनेजर पांडे के लेखन में जो विनोद प्रियता है, जो सेंस ऑफ ह्यूमर है उनका, जो उनके व्याख्यान में तो चरम पर रहता है, उनके लेखन में भी ये चीज आपको दिखाई पड़ेगी कि वो उनकी रचना को पठनीय बनाता है और हिंदी भाषा की जो अपनी प्रकृति है, स्वाभाविक प्रकृति, जहां अंग्रेजी से भी वो सामग्री लेते हैं और जिन विषयों पे उन्होंने काम किया हम सबको मालूम है, तो उस पर पहले से हिंदी में कोई सामग्री नहीं थी। साहित्य का इतिहास दर्शन, साहित्य का समाजशास्त्र, बहुत सारे दुनिया के बड़े चिंतकों को उन्होंने उद्धृत किया, तो सामग्री नहीं थी। हिंदी में बहुत ही बढ़िया ढंग से उसका उन्होंने अनुवाद किया कि वो अगर नाम न दिया जाए तो लगेगा कि हिंदी का वाक्य है। तो ये जो खासियत है, जिसको रामाज्ञा जी ने कहा कि जो डिक्शन है, उसका उन्होंने निर्माण किया और आलोचना को पठनीय बनाए। दूसरा शनिवार राजकिशोर जब निकालते थे तो उसमें पांडे जी ने एक लेख लिखा था कि समकालीन कविता चाहे जो कुछ हो सरोकार की दृष्टि से वह पठनीय नहीं रह गई है, वह दिलचस्प नहीं रह गई। तो ये दिक्कत आलोचना के साथ भी है और इससे आलोचना को निकालने में पांडे जी ने जो रास्ता बताया, जिसको दिनकर कहते हैं कि सच्चाई की पहचान की पानी साफ रहे, ये भाषा की सफाई, इस पर उनका बहुत बल रहा है। उनके लेखन का जो दायरा है, भर्तृहरि जिनके बारे में विवाद है, वो सांबी कहते हैं कि 3री शताब्दी के कवि थे, ज्यादातर लोग उनको 6ठी शताब्दी का मानते हैं और किंवदंतियों के आधार पर उनको 1ली शताब्दी का कवि भी लोग मानते हैं। वो भर्तृहरि पर भी विचार करते हैं मैनेजर पांडे। दीना दीन मुखई सदैव
शिशु कैरा पृष्ठ जीर्णांबरा रोषद भी क्षुदिता निरन्य विदुता दिव्यांग च देहिनी, वो जो प्रसिद्ध छंद है और लोग मानकर चलते थे ये जो वैराग्य शतक है ये वाकई में विराग की रचना है। और हिंदी में जो अनुवाद है उसमें सारी दुर्दशा का वर्णन करने के बाद अनुवादक ने हिंदी में लिख दिया है कि इसकी जड़ ये स्त्री है, मतलब काम है। ये जो एक आवरण पड़ा हुआ था हमारे एक महाकवि पर, इसके बारे में कहते हैं कि वाक्य पदीय वाले भर्तृहरि अलग हैं और वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक और नीति शतक वाले अलग हैं। तो ये जो आवरण पड़ा हुआ था उस महान कविता पर दामोदर धर्मानंद कोसाम्बी ने पहले और बाद में प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने उस आवरण को हटा के बताया कि ये राजाश्रय प्राप्त जो रचनाकार है, जो बुद्धिजीवी है, जिसके पास जीने का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, उसके भीतर जो पराजय और प्रतिरोध की द्वंद्वात्मकता है उसके कारण ये रचनाकार उस द्वंद्व के कारण बड़े रचनाकार है। वो अभिजात वर्ग का लेखक है, लेकिन अभिजात वर्ग की भी एक जो पीड़ा है उस पीड़ा को भर्तृहरि की कविता व्यक्त करती है। तो मैं मित्रों, जाहिर है कि इतने कम समय में उनके पूरे लेखन पर बात नहीं हो सकती है। अभी हाल में मधु काकड़िया जी, इन्होंने सेज पर संस्कृत किताब लिखी है, तो उनकी एक टिप्पणी थी किसी के बारे में, कहा कि स्टेल के बारे में हिंदी में कोई चर्चा नहीं करता। उनको मैंने बताया कि मैडम डी स्टेल के बारे में फेसबुक पर चर्चा नहीं हो सकती है। मैनेजर पांडे जी ने बहुत पहले मैडम डी स्टेल पे लिखा और हम लोग उनको कक्षा में पढ़ाते हैं। तो वहां से लेके 18वीं शताब्दी के उस विचारक से लेकर और फिर टेन आते हैं, लियो लेवेंथल आते हैं, ग्रामसी हैं, लुकाच हैं, लूसी गोल्डमान है, रेमंड विलियम्स हैं, इन सारे लोगों से हिंदी जगत को परिचित कराने का जो श्रेय है, नाम ये सारे बड़े बड़े लोगों की आलोचना में मिलते हैं, लेकिन विस्तार से उनकी सैद्धांतिकी को समझाने का काम प्रोफेसर मैनेजर पांडे जी ने सुधारण किया और इसको मैं कहना चाहूंगा कि उसको हिंदीआइज कर दिया। हिंदी के उदाहरण से रेमंड विलियम्स की किसी थ्योरी को समझाना कि ये लॉन्ग रिवॉल्यूशन क्या चीज है, तो ये काम एक विलक्षण मेधा वाला व्यक्ति ही कर सकता है और पांडे जी ने ये काम किया। आप देखें सामान्य सा उदाहरण, दक्षिण भारत, हमारे आदरणीय बड़े भाई सदाजू जी ने बताया, हिंदी में वरवर राव का आज पूरे भारत में नाम है और हम सब जानते हैं कि लेखकों का कई कारण से नाम हो जाता है। और जो उनकी गिरफ्तारी हुई भीमा कोरेगांव में, उस कारण से वरवर राव के बारे में हम सब जानते हैं। मित्रों, वरवर राव की कविता का हिंदी में अनुवाद करवा के और उसको ठीक ठाक करके हिंदी मुहावरे के अनुसार उसको ढालकर एक लंबे निबंध के साथ ब्रजबिहारी शर्मा और श्री नारायण समीर, ये संपादक द्वय कतार नाम की एक पत्रिका निकालते थे। उस पत्रिका में वरवर राव को जब मैनेजर पांडे जी ने उन पर लिखा तो उसके माध्यम से हम लोगों को वरवर राव के बारे में जानकारी प्राप्त। और आप देखें जिन कविताओं का चुनाव किया उन्होंने, समाजशास्त्रीय आलोचक कहा जाता है, लेकिन उन्होंने कभी भी जो जिसको हम काव्य सौंदर्य कहते हैं
उसके महत्व को कभी भी दरगुजर नहीं किया। वरवर राव की कविताएं अनेक तरह की कविताएं हैं, लेकिन जो चुनाव किया पांडे जी, जंगल की हथेलियों पर सूर्य बर्छियों सा नृत्य करता है और नदी की धार तलवार की तरह कमर से झूलती रहती है। आप देखें, ये जो चुनाव है, और बराबर पांडे जी कहते हैं कि एक लेखक किसी पर लिखकर भी अपना अभिमत व्यक्त करता है, एक आलोचक किसी रचनाकार पर लिखकर भी अपना अभिमत देता है, और कई बार उस पर कुछ न लिखकर भी अपना अभिमत देता है। तो ये जो चयन धर्मिता है, जिन रचनाओं का चुनाव किया उन्होंने, और हम सबको मालूम है कि सौंदर्य शास्त्र और सौंदर्य बोध को महत्व देने के बावजूद सौंदर्य बोध के नाम पर क्रांतिकारी कविता को खारिज करना, ये पांडे जी को गवारा नहीं। दलित साहित्य पर लिखते हुए आपने मिर्जा गालिब को उद्धृत किया है, जिसमें गालिब कहते हैं कि फरियाद की कोई लय नहीं है, नालाए पाबंद नए नहीं है। कि जो रुदन है, जो नाला फारसी में कहते हैं, ये जो रुदन है, जो क्रंदन है, अगर कोई कहे कि तुम इसको गाकर व्यक्त करो तो ये संभव नहीं है। मैं कहना चाहता हूं मित्रों कि रचना की समाज शास्त्रीयता, जिसको कि खुद मैनेजर पांडे कहते हैं कि इससे रचना में प्रामाणिकता आती है, और रचना में जो सौंदर्य बोध वाले तत्व हैं, जो कला तत्व है, जिसके कारण एक रचना कालातीत बनती है, दोनों के बीच में संतुलन बिठाने का काम मैनेजर पांडे की आलोचना करती है। उसमें कहीं कहीं विचलन की स्थितियां भी आपको मिलेंगी, जो हर बड़े आलोचक में होती हैं, लेकिन उनका प्रयास यही रहता है कि उसको साधा जाए, कि कलात्मकता के कारण जो प्रामाणिकता है वो खत्म ना हो, और समाज शास्त्रीयता पर बल देने के कारण जो सौंदर्य का तत्व है वह कहीं रह न जाए। तो दोनों को साधने का काम आपने किया। मुझको इशारा मिल गया, मुझको अपनी बात खत्म करनी चाहिए। निवेदन यही है, एक साथ साहित्य की भावभूमि और समाज विज्ञान की विचार भूमि पर मैनेजर पांडे खड़े होकर अपनी बात कहने का और स्पष्ट तरीके से अपनी बात कहने का साहस रखते हैं। आपने मुझको याद किया, आप तमाम मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय पांडे जी, इनके बारे में हम सब की इच्छा है कि वो बिल्कुल स्वस्थ प्रसन्न कम से कम 100 साल तक सक्रिय रहें। तो उनको मेरा प्रणाम, धन्यवाद।